गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं, कल अपन डिस्कस कर रहे थे एमएलई पे। इसमें देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। हेडिंग आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई। प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, है ना। एक तो स्मॉल सैंपल, एक लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी है। स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टी, स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टी। ये आपको स्मॉल कहे नहीं कहे, जनरल प्रॉपर्टी है ना। तो लिखिए that Px be any Px be any be any CLBR। CLBR क्या है? CRLB, क्रैमर राव लोअर बाउंड। क्या है? क्रैमर राव लोअर बाउंड अंडर रेगुलरिटी कंडीशन। अंडर रेगुलरिटी कंडीशन, अंडर रेगुलरिटी कंडीशन, then MLE then Tx is the then Tx is the MLE of theta। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग है, अपन ने पढ़ा है डेल अपॉन डेल थीटा लॉग एल एक्स थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा टी एक्स माइनस थीटा। ऐसा पढ़ा है। यानी टी एक्स किसको फॉल ले रहा है? टी एक्स क्रैमर वाव लोअर बाउंड को ले रहा है। ले रहा है? कैसे ले रहा है? अंडर दी रेगुलरिटी कंडीशन। ये वाली बात लिख ली है ना, यहाँ अंडर दी रेगुलरिटी कंडीशन लिखा है ना। तो जो टी एक्स होगा, ये टी एक्स एमएलई भी होगा। यदि ये क्रैमर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा? एमएलई को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या यूएमबीयू ले, तो यूएमबीयू है और ये एमएलई। ये टी एक्स, यदि ये सी आर लोअर बाउंड का टी एक्स इस फंक्शन फॉर्म में है तो ये टी एक्स क्या होगा? एमएलई भी होगा और यूएम। क्लियर? दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, ये नोट कर लीजिए। ये आपको याद नहीं रहेगा, ये नोट कर लीजिए।
दूसरा। तो एमएलई 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 इज द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स। यहीं लिख दो एमएलई ऑफ टीएक्स। एमएलई क्या है? टीएक्स इज द फंक्शन ऑफ sufficient statistics for theta। यानी हम कोई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, मान लीजिए वो आती है टीएक्स, तो वो किसके फंक्शन होगी? एमएलई का फंक्शन होगी। जनरली एमएलई का फंक्शन है, मान लीजिए किसी चीज की सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तो क्या आ रही है? ये एक्स आ रही है, और इसी का कोई फंक्शन है एक्स बार, तो ये क्या हुआ मान लीजिए एमएल। तो ये किसका फंक्शन है? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो एमएलई इज द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। बात क्लियर है? एमएलई एक दूसरे के फंक्शन के रूप में आएगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। अगला पॉइंट लिखिए, एमएलईज आर नॉट यूनिक। कितने पॉइंट हो गए? थर्ड या फोर्थ? एमएलईज आर नॉट यूनिक। एमएलईज आर नॉट यूनिक मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए एक्स फॉलोज यूनिफॉर्मली, थीटा माइनस हाफ और थीटा प्लस हाफ। एक्स फॉलोज यूनिफॉर्मली माइनस हाफ और प्लस हाफ। तो इसकी क्या हो जाएगी? एमएलई क्या होगी? एमएलई क्या हो जाएगी? y1 प्लस हाफ और yn माइनस। तो इनके बीच में कोई भी एमएलई हो सकती है, कहां से कहां तक लेके? y1 हाफ से लेके और yn माइनस हाफ तक। तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? एमएलई होंगी। तो एक ही एक्सटीमीटर के एक से ज्यादा एमएलई भी हो सकती है। एक ही एक्सटीमीटर की एक से ज्यादा एमएलई भी हो सकती है, तो क्या कहेंगे? एमएलईज आर नॉट यूनिक। बट क्लियर? अगला पॉइंट लिखें। वैसे तो कल अपन ये वाली बात लिख चुके थे। देखिए, एमएलईज आर नॉट नेसेसरी अनवाइज्ड। एमएलईज आर नॉट नेसेसरी अनवाइज्ड। अगला पॉइंट, एमएलईज आर नॉट नेसेसरी अनवाइज्ड। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? इनमें स्टेटमेंट दे देता है कि इनमें से एमएलई कौन कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर देती है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एमएलईज आर अनवाइज्ड, एमएलईज आर यूनिक, दो दे दिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, एक सही है, कोई सा सही नहीं है, या इस तरह के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने अगली प्रॉपर्टी? एमएलईज आर नॉट नेसेसरली अनवाइज्ड। करेक्ट? एमएलईज आर नॉट नेसेसरली अनवाइज्ड। आगे लिखो। वैसे हमने लिख लिया ये प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो लिखो एमएलईज फॉलो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। एमएलईज फॉलो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी।
कल मैंने बताया ही था, टी इज द MLE ऑफ थीटा इफ जी थीटा बी एनी फंक्शन ऑफ थीटा, then GT is the MLE of G theta. MLE of G theta. G theta is the MLE of G theta. Correct? क्या लिखा अपन, ये लिखा MLEs are not necessary unbiased. ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई, ये किसके लिए बताई? स्मॉल सैंपल, है ना? स्मॉल सैंपल का है, ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये होती है? ये वाली प्रॉपर्टी है, ये लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी है, स्मॉल में नहीं लगती। यदि आपसे कहे जनरल वे में, तो MLEs आर कंसिस्टेंट, MLEs आर कंसिस्टेंट, ठीक है? MLEs आर कैसी होती है? MLEs आर कंसिस्टेंट। MLEs आर asymptotically unbiased. MLEs are asymptotically unbiased. जनरल तो अनवाइज्ड नहीं है, पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट में वो ऑलवेज कैसी होती हैं? अनवाइज्ड। क्या मतलब है? लेट टी बी एसिम्प्टोटिकली अनवाइज्ड फॉर थीटा। तो कब होगा ये अनवाइज्ड? n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, लिखो तीसरा प्रॉपर्टीज। MLEs are asymptotically normal. MLEs are asymptotically normal. MLEs are asymptotically normal. क्या मीनिंग है? कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे MLEs का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। जैसे t क्या है? t बी एनी MLE ऑफ थीटा, देन t follows normal distribution with 0 I theta इनवर्स। जो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल के आगे ए और लगा लो, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होगा। एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल का मतलब है लार्ज जब हो, n का मान क्या हो? लार्ज। तो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल होगा, जिसका मीन क्या होगा? 0, और वेरिएंस क्या होगा? आई थीटा इनवर्स। हमने पढ़ा है ना आई थीटा इनवर्स। लिखो अगला पॉइंट, लिखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लाइक्लीहुड इक्वेशन इज यूनिक। हाँ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ likelihood equation, consistent solution of likelihood equation is unique. यदि हमारा MLE लें और उसका सॉल्यूशन निकालें तो हमें कैसे होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी हम लाइक्लीहुड है और लाइक्लीहुड से MLE निकालें और उसको सॉल्व करें तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं होंगे। सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अगली प्रॉपर्टी लिखें। इस अगली प्रॉपर्टी को हम
हजूर बजाज थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हजूर लिखो। हजूर बाजार के नाम से ये जो अगली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो किस नाम से पॉपुलर है? हजूर बजाज थ्योरम के नाम से पॉपुलर है ना? ये क्या कहता है? स्टैटिशियन का नाम। साइंटिस्ट हमारे स्टैटिशियन ही साइंटिस्ट है हमारे, हैं? इस थ्योरम में लिखिए। थ्योरम है द मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन द मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? एल थीटा। मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा अकर एट मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा क्या कहूं? अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप। थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप। ये क्या हो गई? एक तरह से थीटा कैप क्या हो गया? एमएलई हो गया। विद प्रोबेबिलिटी टेकिंग टू यूनिटी, with probability taking to unity as n tends to infinite। मैक्सिमम क्या होता है? डेल अपॉन डेल थीटा एल जीरो। इससे सॉल्यूशन किया तो हम थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? थीटा कैप। तो प्रोबेबिलिटी कि इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आएगा? लेस देन जीरो, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ये कहता है ये एल थीटा है। इसका क्या निकाला हमने? मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालोगे तो क्या करोगे? या लॉग लिख लो चाहे ये लिख लो, ये किसके बराबर होगा? जीरो। इससे क्या होगा? थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? थीटा कैप। इसका जब हम सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। कंडीशन क्या है? बट एन का मान लार्ज होना चाहिए। एन का मान लार्ज होना चाहिए। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज हजूर बाजार थ्योरम। ये कुछ मैंने आपको क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलईज, है ना? अब अपन एक नई बात करते हैं। नई बात में लिखो
दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, बोलो? मेथड ऑफ मोमेंट्स। हेडिंग डालो, मेथड ऑफ मोमेंट्स। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, ये कब आएगी? मैक्सिमम है। तो अब क्या निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम कब होता है, जब सेकंड डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो हो, जब भी मैक्सिमम होता है। मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम का रूल है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, और जो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन शुड बी पॉजिटिव, और इस मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए लेस देन जीरो। ओके, लिखो अगला मेथड, लिखो मेथड ऑफ मोमेंट्स। मेथड ऑफ मोमेंट्स, एस्टिमेशन। एम ओ एम ए। देखिए, हमारे पास दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, एक रो मोमेंट होते हैं और एक सेंट्रल मोमेंट होते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लिखेंगे अपन। कितने मोमेंट हैं, दो। एक तो रॉ मोमेंट, सुने, और एक सेंट्रल मोमेंट। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो पॉपुलेशन के, और एक हम कहाँ के निकालें, सैंपल के। क्या निकालें, रॉ और सेंट्रल। हमें पीडीएफ दे रखा है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके मीन वेरिएंस और ये निकाल रहे हैं। तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, म्यू आर डैश और म्यू आर। ये क्या है दोनों, ये रॉ मोमेंट है और ये सेंट्रल मोमेंट है, पर किसके हैं ये, पॉपुलेशन के। यही चीज हम सैंपल से निकालें, तो इसको कहूं मैं एम आर डैश, रॉ मोमेंट आर एथ, रॉ मोमेंट ऑफ द सैंपल। और इसको क्या कहूं, आर एथ, सेंट्रल मोमेंट ऑफ सैंपल। मान लीजिए इस, या तो रॉ मोमेंट को पॉपुलेशन के को सैंपल से इक्वेट कर दिया, रॉ को रॉ से और सेंट्रल को सेंट्रल से। इन दोनों को सॉल्व करें, जो हमारे अननोन पैरामीटर है उनकी वैल्यू निकाल लें। तो ये प्रोसीजर कौन कौन सा कहलाता है, मेथड ऑफ मूवमेंट है। मेरी मीनिंग समझ में आ गया, लिखो। बी ऑप्टेन, बी ऑप्टेन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, बी ऑप्टेन रॉ मोमेंट and central moment of the population and sample. We obtain the raw moment and central moment of the population and sample. ये मैंने लिखा म्यू आर डैश। क्या होता है म्यू आर डैश, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर। क्या बोलोगे, आर एथ रॉ मोमेंट ऑफ, देखो, आर एथ रॉ मोमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्या लिखा, इसको कैसे लिखें, क्या लिखें,
rth central moment of the population. क्लियर? इसके बाद हमने एक निकाला एम आर डैश, क्या लिखूं? 1/n समेशन x की पावर r, 1/n समेशन x की पावर r, क्या बोलूं इसको? rth रॉ मोमेंट ऑफ द सैंपल। ओके, एक लिखे हम एम आर, क्या लिखूं? 1/n समेशन x माइनस एक्स बार की पावर r, क्या लिखूं? rth सेंट्रल मोमेंट ऑफ द सैंपल। क्लियर? ये मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, मान लो, है ना? फिर क्या बताया? दूसरा पॉइंट, रॉ को रॉ से, सेंट्रल को सेंट्रल से इक्वेट करा। लिखो, ये वाला उतारो। we equate raw moment and central moments, we equate raw moment और central moment equivalent manner यानी इक्विवेलेंट मैनर का मतलब है सेम वे में, इक्विवेलेंट मैनर, एक से में, रॉ से रॉ को करना है और सेंट्रल से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं एक जगह का तो रॉ ले लिया और एक का सेंट्रल ले लिया, ऐसे इक्वेट नहीं करेंगे, सेम वे करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखो, we get as many equation as we require for unique solution of पैरामीटर। इसका मीनिंग है हम उतनी इक्वेशंस we get as many equation as we require for unique solution of पैरामीटर। ये हमें करना है। ये हमारा कौन सा कहलाता है? ये हमारी मोमेंट्स कहलाते हैं। कौन से वाले? कौन से मोमेंट है ये? सेंट्रल मोमेंट। एक इसी की अगली लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। देखो, इन जनरल वी यूज, पहली प्रॉपर्टी, इन जनरल वी यूज lower order moments, in general we use lower order moments to calculate, in general we use lower order moments to calculate the moment estimator, in general we use lower order moment to calculate the moment estimator। ओके, हाँ, मीन वेरिएंस ऐसे, है ना? दूसरा पॉइंट लिखो,
नहीं, हमें तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हम जनरल वे में मीन वेरिएंस को ही कंपेयर करते हैं, है ना। दूसरा लिखो, मोमेंट एस्टिमेटर्स आर नॉट यूनिक, मोमेंट एस्टिमेटर्स आर नॉट यूनिक। क्या मीनिंग है? एक ही उसके कई सारे वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे आपके बात करूं मैं, एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या है? हम मीन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है? लैम्डा। ये क्या है? रॉ मोमेंट। और हमारा, हम क्या लिखेंगे? m1 डैश। ये किसका? ये तो पॉपुलेशन का और ये सैंपल का। इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/n समेशन एक्स, यानी एक्स बार। तो क्या हुआ? म्यू1 डैश इज इक्वल टू m1, इक्वेट कर दिया है। तो क्या आ गया? लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? एक्स बार। लैम्डा इज एक्स बार। क्लियर? लैम्डा इज एक्स बार। तो इसका ये हो गया एक सॉल्यूशन, तो ये हुआ। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? लैम्डा होता है। यहां मान लीजिए हम इसका क्या निकालूं? m2, m2 इक्विवेलेंट करेंगे ना। ये किसके बराबर है? इसको क्या लिख दिया मैंने? तो इसका एक्सटीमीटर क्या हो गया? एस स्क्वायर 1/n एक्स माइनस एक्स बार का, तो है, तो इसका मतलब सैंपल वेरिएंस। नहीं है ना, अपन जब यदि ये मेथड लगा रहे हैं तो, ये मेथड लगा रहे हैं, आपको लिखा है ना m2, एम लिखा है ना, एम आर क्या लिखा है? एम आर लिखा है ना, 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। यहाँ टू ले रहा हूं तो पावर टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे लैम्डा के दो एस्टिमेटर हो गए, मीन भी हो सकता है और ये वेरिएंस भी हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? कैसा नहीं है ये? यूनिक नहीं है। बात क्लियर है? यूनिक नहीं है, यही अपन प्रूव करना चाह रहे थे। तीसरा, तीसरा लिखो, मोमेंट एक्सटीमीटर्स आर, क्या हुआ? क्लियर नहीं हुई बात? है? क्या बताया था? ये बताया था कि एक वैल्यू तो हम पॉपुलेशन से निकालेंगे और एक हमने सैंपल से निकाली। पॉपुलेशन से इसका मीन क्या होता है? ये क्या मीन? मीन पॉइजन का मीन क्या होता है? लैम्डा। हमने सैंपल से बताई तो ये वैल्यू, आर की वैल्यू 1 रख देंगे। आर की वैल्यू क्या रख दी? 1। तो क्या हो गया ये? मीन। सैंपल को रॉ से सैंपल के और पॉपुलेशन को इक्वल करोगे तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो इसका मतलब मोमेंट एक्सटीमीटर के अनुसार इसका एक्सटीमीटर क्या हुआ? एक्स बार हुआ। ये हो गया। अब मैं मान लीजिए दूसरा चाहता हूं, तो ये मान लीजिए लैम्डा टू क्या होता है? म्यू टू किसके बराबर होता है? लैम्डा। वेरिएंस भी होता है। यहाँ पर ने बताया इसका सेंट्रल मोमेंट सैंपल का, सैंपल का क्या होगा? ये वैल्यू होगी। ये किसके बराबर है? एस बार। तो ये भी रिजल्ट हो सकता है और ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। किसके अनुसार? मेथड ऑफ मोमेंट के अनुसार। हम क्या कह रहे हैं? एक ही पैरामीटर के कितने हो गए? दो रिजल्ट। तो क्या कहें? यूनिक नहीं है, दो अलग अलग रिजल्ट है। क्लियर है? ये कह रहे हैं, हमने यही तो लिखा है, मोमेंट एक्सटीमीटर्स आर नॉट यूनिक। थर्ड लिखो, मोमेंट एक्सटीमीटर्स आर कंसिस्टेंट, मोमेंट एक्सटीमीटर्स आर कंसिस्टेंट।
लिख लिया। क्या मतलब है कि n टेंस टू इन्फाइनाइट पे ये क्या रिजल्ट देंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होंगे। कितने लिख ली, 3। चौथा लिखिए, फोर्थ लिखिए, मोमेंट एस्टिमेटर्स आर मोमेंट एस्टिमेटर्स आर less efficient than less efficient than MLE। दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट है, MLE वाला ज्यादा बेटर है। किसके कंपैरिजन में, मोमेंट के, ज्यादा एफिशिएंट है। बात क्लियर है। अगला पॉइंट लिखें। अरे दोनों की प्रो हम पूछें कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो कौन सा वाला अच्छा है, MLE अच्छा है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट में दे देगा, उसी से पूछता है वो क्वेश्चन। अब आप वहां प्रूफ सोचते रह जाओ यार ये सही है या नहीं। यदि हम दोनों एस्टिमेटरों से क्या निकालें, हाँ तो दोनों से एस्टिमेटर निकालें, एक MLE के बेस पे निकालें और एक किसके बेस पे निकालें, मेथड ऑफ मूवमेंट से, और फिर दोनों की एफिशिएंसी निकालें तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कैसे निकालोगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है। अरे एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी निकाली है आप लोगों ने। अरे जिसका वेरिएंस कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। हाँ तो बस एफिशिएंसी कैसे प्रूव करोगे किसकी ज्यादा है, दो एस्टिमेटर मिले, दोनों एस्टिमेटरों के वेरिएंस निकाले। एक एस्टिमेटर कहाँ से मिलेगा, मान लीजिए T1 हमें मिला MLE से, और T2 मिला हमें कहाँ से, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, T1 या T2 में से। तो क्या करें, दोनों के वेरिएंस निकालें। जिसका वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूव करोगे। ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए यार, ये क्या ये इंस्टेंट आंसर है, ये होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो हमें सैम्पलिंग है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वेरिएंस के बेस पे एफिशिएंसी। ये चीज तो अपन पढ़ चुके हैं ना। हा? क्या लिखा अपन ने, हाँ एक लिखो, मोमेंट एस्टिमेटर्स आर नेसेसरली UMBUE जो मोमेंट एस्टिमेटर हैं वो क्या किसको सेटिस्फाई करेंगे, UMBU को सेटिस्फाई। ये MLE वाली में लिख लीजिए लाइन, ये वाली लाइन MLE वाले में भी लिख लीजिए। हाँ MLE एस्टिमेटर्स आर UMBUE, MLE एस्टिमेटर्स आर UMBUE। और लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, मोमेंट एस्टिमेटर्स आर मोमेंट एस्टिमेटर्स आर asymptotically unbiased। मोमेंट एस्टिमेटर आर asymptotically unbiased क्या मतलब है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे अनबाइस्ड है। ओके, अगला लिखो, मोमेंट एस्टिमेटर्स
मोमेंट एस्टिमेटर्स आर एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल। एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल क्या मतलब है कि जो मोमेंट एस्टिमेटर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, अगली प्रॉपर्टी लिखें, मोमेंट एस्टिमेटर्स fails moment estimator fails if moments are not if lower moments are लिखो if moments are not exist, if moments are not exist। क्या मीनिंग है, यदि मोमेंट ही उसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम मोमेंट एस्टिमेटर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कोशी, आपसे कहा जाए कोशी का मोमेंट एस्टिमेटर बताओ मोमेंट वाले से, तो उसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करते नहीं है। जब करते नहीं है तो हम उनको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन? अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है एक्स फॉलोज आर अल्फा बीटा, find the moment estimator of alpha and beta, find the moment estimator of alpha and beta। A, x bar plus अंडर रूट थ्री एस और एक्स बार माइनस अंडर रूट थ्री एस। बी, एक्स बार माइनस अंडर रूट थ्री एस और एक्स बार प्लस अंडर रूट थ्री एस। सी, एक्स बार प्लस अंडर रूट थ्री एस और एक्स बार प्लस अंडर रूट थ्री एस। डी, एक्स बार माइनस अंडर रूट थ्री एस और एक्स बार माइनस अंडर रूट थ्री एस। देखो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मीन, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, वेरिएंस म्यू टू। टेबल बनाओ आप सारे, एक तो सबकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सबकी एक टेबल बनाओ, उनके मीन वेरिएंस मोमेंट्स, ये तीन चार चीज तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, एक टेबल बनाओ, है ना, सबके मीन वेरिएंस, और तीसरा एक तो पीडीएफ, पहले कॉलम में क्या लिखोगे पीडीएफ, दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे मीन, तीसरे कॉलम में वेरिएंस, चौथे कॉलम में इसको नहीं छोड़ो मोमेंट्स निकालो। ये चार मोमेंट्स बोला हूँ एमजीएफ, ये चारों चीज एक बार कल मैं टेबल देखूंगा पूरे सारे डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस होता है बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 12। पहली वैल्यू किसकी इक्वेट करूं, ये रॉ, तो इसका रॉ क्या होगा,
इसका रॉ किसके बराबर होगा, एक्स बार, और इसका रॉ किसके बराबर होगा, इसका वेरिएंस किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करो, अल्फा और वैल्यू की, बीटा की वैल्यू। नहीं आई बस समझ में, क्या दिक्कत आई? मैंने क्या कहा, रॉ से किसके बराबर निकालोगे, और एम वन किसके बराबर है, एक्स बार। तो म्यू वन किसके बराबर हो गया, एक्स बार। तो एक्स बार की इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एक्स बार। सही है कि नहीं? दूसरा किसके बराबर है, तो क्या लिखूं, बीटा माइनस एल्फा बराबर, क्या लिख दूं, 12, 12 का मतलब 2√3 s। सॉल्व कर लो, एल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी, क्या आएंगी बताओ, कौन से वाले में, तो एक्स बार लिख दो ना एन की जगह। अरे क्या लिखेगा उसको, एम को क्या लिखेगा, तो एम आर की जगह एम की, एम आर डैश क्या होता है, एन समेशन एक्स की पावर, एम की वैल्यू 1 रखो, आर की वैल्यू 1 रखो, तो क्या रह गया, तो इसको क्या लिख दूं मैं, ये एक्स बार हो गया। सॉल्व करो, क्या आएगी, एल्फा और बीटा की वैल्यू। कर लेंगे सॉल्व, करो फटाफट। बीटा की तो एक्स बार प्लस √3, हाँ, और एल्फा की एक्स बार माइनस, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन है? हुँ? एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक्स फॉलोज बीटा फर्स्ट, एक्स फॉलोज बीटा वन, क्या लिखें, थीटा वन और 2, थीटा 1, थीटा 1 प्लस 1, एक्स थीटा 1 -1, और 1 माइनस एक्स और 2 - 1। ये हमारा पीडीएफ है, इसका है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का पीडीएफ, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑब्टेन द मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा 1, obtain the moment estimator of theta 1। ऑप्शन ए एक्स बार, ऑप्शन बी 2 एक्स बार 1 + एक्स बार, सी 2
एक्स बार 1 माइनस एक्स बार डी 2 एक्स बार। ऐसे लिखते हैं अपन, एक्स फॉलोज बीटा 1 फर्स्ट काइंड एम और एन। इसका जो मीन है होता है एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, एक ही पैरामीटर अब निकालो। एम कितना है अपने पास, हम अपने क्वेश्चन में एम कितना है थीटा 1, और एन कितना है 2। रखो वैल्यू, कितना हो गया थीटा वन प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स बार। सॉल्व कर लो, थीटा 1 की वैल्यू बताओ।